नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। इस महाराणा कुंभा की विजय भाग 3 के अंतर्गत जो हम आज चर्चा करेंगे वह बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण की इकाई द्वितीय के प्रथम टॉपिक राणा कुंभा की उपलब्धियों से संबंधित है। इस संदर्भ में हमने पहले भी 3 व्याख्यान कुंभा के प्रारंभिक कठिनाइयों को लेकर के, उनकी विजयों को लेकर के आपसे चर्चा की हुई 3 भागों में। इस महाराणा कुंभा की विजय भाग 3 के अंतर्गत हम मेवाड़ गुजरात संबंधों की चर्चा करेंगे। किस प्रकार महाराणा कुंभा ने गुजरात के साथ अपने संबंधों का विकास किया और कई अवसर पर अपनी जीत हासिल की। महाराणा कुंभा को गुजरात की शत्रुता तो विरासत में मिली थी, जैसा कि पूर्व में चर्चा में आया था कि महाराणा मोकल के शासनकाल में 1433 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने नागौर जाते हुए मेवाड़ पर आक्रमण किया था। महाराणा मोकल ने अहमद शाह के मार्ग को रोकने के लिए चित्तौड़ से प्रस्थान किया। वह झीलवाड़ा में अपना पड़ाव डाला। यहीं पर महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। अहमद शाह इस समय मेवाड़ में अधिक लूटमार न कर सीधा नागौर की तरफ चला गया। नागौर के मुस्लिम शासक फिरोज खां ने अहमद शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अहमद शाह वापस अहमदाबाद लौट गया और वहाँ अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा रहा। अगस्त 1442 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और तत्पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का सुल्तान बना। उसके शासनकाल में गुजरात में ही उसके विरुद्ध इतने विद्रोह हुए कि उसे मेवाड़ की तरफ ध्यान देने का अवसर नहीं मिला। 1451 में उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात का सुल्तान बना। जिस समय मालवा मेवाड़ संघर्ष चल रहा था, उस समय गुजरात से भी संघर्ष की संभावना बनती जा रही थी, क्योंकि उस समय तक गुजरात की अव्यवस्था समाप्त हो गई थी और वहाँ का शासक कुतुबुद्दीन अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने को उत्सुक था। मालवा मेवाड़ के निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। इसके साथ ही नागौर की राजनीतिक स्थिति ने गुजरात मेवाड़ संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। नागौर पर फिरोज खां का अधिकार था, जिसने गुजरात के सुल्तानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सन 1451-52 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु के बाद वहाँ उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां ने फिरोज खां के शत्रु शम्स खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां महाराणा कुंभा की शरण में गया और नागौर प्राप्त करने के लिए महाराणा से सहायता याचना की। कुंभा ने नागौर पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित करने का अच्छा अवसर समझकर शम्स खां को इस शर्त पर सहायता देना स्वीकार किया कि सुल्तान बनने के बाद शम्स खां नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेगा और किले की 3 बुर्जियों को गिरा देगा। इस बात की चर्चा मैं पहले व्याख्यान में भी कर चुका हूँ कि शम्स खां ने इन शर्तों को स्वीकार कर लेने पर कुंभा स्वयं ससैन्य नागौर की तरफ बढ़ा। कुंभा के आने की सूचना मिलने पर मुजाहिद खां नागौर छोड़कर मालवा भाग गया। कुंभा के वापस लौटते ही शम्स खां ने शर्त के प्रतिकूल नागौर की किले की मरम्मत की और किलेबंदी करवाना प्रारंभ किया। अतः कुंभा ने उसे दंड देने का निश्चय कर ससैन्य नागौर की तरफ प्रस्थान किया। महाराणा कुंभा के सैनिक प्रयाण की सूचना मिलते ही शम्स खां नागौर की सुरक्षा का दायित्व अपने विश्वस्त अधिकारियों को सौंपकर स्वयं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने अहमदाबाद गया। शम्स खां ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से करके उसे अपने पक्ष में कर लिया। अतः कुतुबुद्दीन ने तुरंत 2 सेना नायकों अमीचंद पायक और मसिक गदाई के नेतृत्व में एक सेना शम्स खां की सहायतार्थ नागौर की ओर भेज दी। यद्यपि
शम्स खां ने गुजराती सेना के सहयोग से मेवाड़ी सेना का जमकर मुकाबला किया, किंतु उसे कुंभा के हाथों बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और नागौर के आसपास आबाद मुस्लिम परिवारों को भारी क्षति उठानी पड़ी। तबकात अकबरी और मिरात सिकंदरी में इसे अनिर्णायक अनडिसेसिव बैटल्स युद्ध कहा गया तथा शम्स खां की पराजय को छिपाने का प्रयास किया गया, जबकि कीर्ति स्तंभ की प्रशस्त में कुंभा की विजय का संयुक्त वर्णन दिया गया है। शम्स खां और गुजरात की मुस्लिम सेना की पराजय ने भारत के मुस्लिम समाज को आतंकित कर दिया और इससे सुल्तान कुतुबुद्दीन की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा। अतः 1456 ईस्वी में सुल्तान ने ससैन्य चित्तौड़ की ओर प्रयाण किया। निजामुद्दीन ने तबकात अकबरी में लिखा है कि सुल्तान कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा और जब वह आबू के पास पहुंचा तब सिरोही के अपदस्थ शासक कंथादेव ने सुल्तान से निवेदन किया कि कुंभा ने जो उसका पैतृक राज्य छीन लिया उसे वापस दिलाया जाए। इस पर सुल्तान ने अपने सेनानायक इमादुल मुल्क को आबू को विजय करने का काम सौंपकर स्वयं सिरोही की तरफ बढ़ा। आबू के निकट मेवाड़ी सेना ने इमादुल मुल्क को बुरी तरह पराजित किया। अब सुल्तान को इस पराजय की सूचना मिली, तब उसने इमादुल मुल्क को वापस बुला लिया और फिर ससैन्य कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ा। इस समय कुंभा मांडलगढ़ से मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को खदेड़ने में व्यस्त था। सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ पहुंचा, उससे पहले ही कुंभा कुंभलगढ़ पहुंच गया। कुंभलगढ़ पर सुल्तान के आक्रमण के परिणामों के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि राणा ने पराजित होने के बाद सुल्तान को सोना और रुपया देकर तथा भविष्य में नागौर पर आक्रमण न करने का वचन देकर वापस भिजवा दिया। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार कुंभा ने सुल्तान को करारी पराजय दी, जिससे सुल्तान लौट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आबू में अपनी सेना की पराजय के बाद कुंभा की शक्ति से परिचित होने पर कुतुबुद्दीन और फिर कुंभलगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसने परिस्थितियों को प्रतिकूल समझ वापस लौटना ही उचित समझा हो। जब गुजरात का सुल्तान कुंभलगढ़ से अहमदाबाद लौट रहा था, तब रास्ते में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का राजदूत ताज खां उससे मिला और अपने स्वामी की ओर से प्रस्ताव किया कि मालवा और गुजरात की संयुक्त सैनिक शक्ति से मेवाड़ पर आक्रमण कर कुंभा की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट किया जाए और विजय के बाद मेवाड़ का दक्षिणी भाग तो गुजरात को मिला लिया जाए तथा मेवाड़ का ईरबाड़ा क्षेत्र मालवा में शामिल हो जाए। इसकी भी चर्चा पहले आपसे मैं कर चुका हूँ। इस आशय के समझौते पर दोनों प्रतिनिधियों ने चापानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए और इसका भी वर्णन विविध प्रकार से मिलता है। सन 1459 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद गुजरात में राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिससे कुछ समय तक मेवाड़ को गुजराती आक्रमण से मुक्ति मिल पाई। कुतुबुद्दीन के बाद उसका चाचा दाऊद खां सिंहासन पर बैठा, किंतु वह अपने सामंतों का विश्वास अर्जित न कर सका। गुजराती सामंतों ने उसे पच्युत कर फतेह खां को सुल्तान बनाया, जिसने महमूद शाह की उपाधि धारण की, किंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। अत्यधिक भोजन खाने के लिए महमूद बेगड़ा जाना जाता है। सिंहासनारोहण के समय महमूद बेगड़ा 14 वर्ष का था, अतः प्रारंभ के 4-5 वर्षों तक उसने अपने वजीर इमादुल मुल्क की देखरेख में कार्य किया। 1463 ईस्वी में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। इस अवधि में राणा कुंभा को गुजरात की ओर से किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु गिरनार की समस्या से दोनों में कुछ तनाव अवश्य उत्पन्न हुआ। गिरनार सौराष्ट्र में एक छोटा सा समृद्ध राज्य था, जिस पर कुंभा के दामाद का शासन था। महमूद बेगड़ा इस क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता था, अतः उसने 1464 ईस्वी, 1466 ईस्वी और तीसरी बार 1467 ईस्वी में गिरनार पर आक्रमण किए, किंतु कुंभा द्वारा दी गई सैनिक सहायता के बल पर गिरनार के सैनिकों ने गुजरात के आक्रमण को विफल कर दिया। संभवतः महाराणा कुंभा और महमूद बेगड़ा दोनों आमने सामने का युद्ध करने से कतराते रहे, इसीलिए दोनों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। कुंभा की मृत्यु के बाद ही बेगड़ा गिरनार को अधिकृत कर सका था। इस तरह से मालवा गुजरात गठबंधन भी कुंभा को परास्त करने में असफल रहा था।
बाद में भी कुंभा ने जिस प्रकार से सफलताएं हासिल की, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुंभा की उपलब्धियों में इस गुजरात के साथ मेवाड़ का जो संघर्ष था उसका भी हमें उल्लेख करना चाहिए। और इस महाराणा कुंभा की विजयों के बाद जो बाद का काल है वो काफ़ी दुखद प्रतीत होता है। महाराणा कुंभा के अंतिम दिन अच्छे नहीं बीते, उन्हें उन्माद रोग हो गया। वह अपना अधिकांश समय मामादेव के निकटवर्ती जलाशय पर व्यतीत करता था। 1468 ईस्वी में एक दिन कुंभा जब तालाब के तट पर बैठा हुआ था, तब उसके बड़े पुत्र उदा, जिसका पूरा नाम उदयकरण था, ने उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि उदा सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा करते करते थक गया था। उदा के इस जघन्य कृत्य के पीछे शायद उसकी यह आशंका रही हो कि कुंभा कहीं अपने छोटे पुत्र रायमल को अपना उत्तराधिकारी न बना दे। चाहे जो भी हो, कुंभा जैसे यशस्वी शासक का अंत बहुत दुखद हुआ। और आगे के व्याख्यानों में हम महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, विभिन्न प्रकार की जो उसकी उपलब्धियां हैं, जिसमें उसकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उसकी कला संबंधी उपलब्धियां जिनमें संगीत कला, स्थापत्य कला इत्यादि पर हम व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस विजयों संबंधी व्याख्यान पर यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो या जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।